हेलो साथियों। स्टैटिस्टिक्स की सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। और आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन में आपके साथ आपके पास अलजेब्रा के बाद जो सबसे ज़्यादा सिस्टमैटिक मैथ्स में सवाल आते हैं वो कहीं न कहीं किसके बताओ स्टैटिस्टिक्स के होते हैं। पिछली क्लास में हमने शुरुआत कर दिया, हमने डिस्कस किया सार्डियन क्या है, हमने डिस्कस किया बताओ क्लासिफिकेशन वर्गीकरण क्या है। उसके बाद उनको करने के बाद हम जो है टेबुलेट करते हैं डेटा को, सांख्यिकी का उद्देश्य क्या होता है हमने इस पर चर्चा किया। अब जो डेटा हमने लिया, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, आप जानते हैं उन डेटास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन शब्द का इस्तेमाल करूंगा। ग्राफ, हिंदी वर्जन बहुत टफ हो जाएगा, कहीं पे बिंदु आरेख है कहीं बिंदु आलेख है, तो आप अंग्रेजी वर्जन ज्यादा ध्यान दें। ग्राफ, चार्ट एंड टेबल, तीन तरह से हम ग्राफ को डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज जो मेरी क्लास है उस क्लास का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, अर्थात आंकड़ों का निरूपण कैसे करते हैं। इसी क्लास में हम आगे निकल जाएंगे और यहां से आपका एप्लीकेशन पार्ट शुरू हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। हिंदी में बोलते हैं बताओ क्या, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसमें आपका आता है बताओ क्या, जिसमें आपका आता है, ये आपका हो सकता है अगले चैप्टर तक हम पहुंच जाएं। इसमें आता है बताओ क्या, माध्य। माध्य भी आपका होता है, तीन प्रकार का होता है, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य होता है। इनमें भी तीन तरह से क्वेश्चन बनते हैं, वो है क्या बताओ, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। एक बात मैं और कहूंगा, आप पिछली वीडियो को कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कल लाइट नहीं थी तो पूरी क्लास नहीं चल पाई थी। तो कारण कि हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर खराब था, तो बहुत 2 बजे के आसपास लाइट आई थी तो क्लास नहीं चल पाई थी। लेकिन आज रहेगी क्लास, फर्स्ट क्लास की, सारे टीचर क्लास है। चलिए तो शुरू करते हैं। हमने शुरुआत किया डेटा के रिप्रेजेंटेशन। देखो, तो जो आपने फ्रीक्वेंसी की बात किया, जो आपने आवृत्ति की बात किया, वो सब हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति बंटन क्या होता है, संचयी आवृत्ति क्या होती है, इन सब पे चर्चा बाकायदे प्यारे बच्चों हो चुकी है। और इसे पढ़ लीजिएगा, नहीं तो भी मजा नहीं आएगा। अब देखिए, जो ये डेटा आपने लिया, इन डेटास को हम इतने प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है लाइन या फ्रीक्वेंसी डायग्राम, ये पूरा मैं आपको भेज दूंगा, लिहाजा कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, हिस्टोग्राम, ये क्या होता है, कैसे बनता है। फिर होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति बहुभुज। फिर होता है फ्रीक्वेंसी कर्व, मोर और लेस दोनों लगभग सेम। उसके बाद जो एग्जाम्स में आता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज बताओ क्या, पढ़ लो इसको अच्छे से, एग्जाम में इसके सवाल खूब हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, उसमें मिलेगा आपको। संचयी आवृत्ति वक्र या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजाइव कर्व जिसको बोलते हैं, ये आपका पूरा बताओ क्या बोलो संचयी आवृत्ति वक्र है। इसको ओजाइव कर्व को, इसको जो है हम ध्यान रखें, इसी को तोरण वक्र, हिंदी में इसी को हम बताओ क्या बोलो तोरण वक्र भी कह देते हैं समटाइम्स, है ना। चलिए फिर आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। इसके बाद जो है ये रेखा चित्र में क्या होता है बोलो, इतना पॉइंट्स में ध्यान रखने वाली बात क्या होती है। देखो, मैंने आपको दो तरह की सीरीज बताया था प्यारे बच्चों। एक को कहा था डिस्क्रीट सीरीज, एक को कहा था कंटिन्यूअस सीरीज, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। सतत श्रेणी में हमेशा क्लास इंटरवल देते हैं। पढ़ लो, जितने भी लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम, हिंदी में रेखा आवृत्ति चित्र बनेंगे, वो हमेशा डिस्क्रीट सीरीज के लिए बनाए जाएंगे। यही पॉइंट है, इस पॉइंट को आप दिमाग में रखे रहिएगा, तभी मजा आपको आएगा। इन चित्रों में मूल्य को भुजाक्ष और आवृत्तियों को कहां बताओ बोलो, कोटि अक्ष पर। भुज और कोटि आप जानते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आप बोलते थे, उसको बोलते हैं। ये देखो क्या है, ये पूरा डिटेल दे दिया है, पढ़ लीजिएगा इसको। बस पॉइंट क्या देखना जाता है, लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम जो होता है वो डिस्क्रीट सीरीज के लिए बनता है, यही पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। बस आगे बढ़िए, इसका उदाहरण वगैरह सब दिया गया है, देख लीजिएगा बाकायदे। फिर उसके बाद आपका आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है सुनिए, हिस्टोग्राम क्या होता है सुन लीजिए आप लोग। आपने बचपन में बार चार्ट सुना होगा, है ना, बहुत दिन से तैयारी कर रहे होंगे, बार चार्ट सुना होगा। इसको हिंदी में कहते हैं बताओ क्या, दंड आलेख। तो जो दंड आलेख होता है, तो दंड आलेख में जो दंड होती हैं वो अलग अलग होती हैं, देख रहे हो, ऐसे यहां होता है, ऐसे यहां होता है, ऐसे यहां होता है, ये अलग अलग होते हैं। लेकिन हिस्टोग्राम में क्या होता है बताइए, हिस्टोग्राम में क्या होता है, ये जो बार हैं
अरे यार, जैसे बिम बार होती है ना, बिम बार से ही बार बना हुआ है। तो ये जो बार हैं इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो इसको बताओ क्या, बोलिए, इसको बताओ क्या, आवृत्ति आयतचित्र हिस्टोग्राम बन जाता है। यह, याद रखिए, इस चित्र का प्रयोग अखंडित समंक श्रेणी के प्रदर्शन के लिए किया। अखंडित का मतलब क्या होता है, पहले आप बताओ। देखो, अखंडित कहो और चाहे कंटिन्यूअस कहो और चाहे सब बताओ क्या, बोलो, सतत कहो। तो पहले अंतर समझ लो क्या है। लाइन ग्राफ का, पिछला वाला लाइन ग्राफ का प्रयोग साथियों हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के लिए करते हैं, और हिस्टोग्राम हिंदी में आयत चित्र का प्रयोग बताओ कहां, बोलो, हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज के लिए करते हैं। अब आपको याद होगा कंटिन्यूअस सीरीज क्या है, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस तरह की जो सीरीज है इसको बोलते हैं अखंडित या सतत, या अंग्रेजी में कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं। दिमाग में बैठा लो, हिस्टोग्राम का प्रयोग कहां होता है बताओ, कंटिन्यूअस सीरीज में। लाइन ग्राफ का प्रयोग कहां होता है बताओ, डिस्क्रीट सीरीज में। इसमें करते क्या है, बार चार्ट्स की जो स्ट्रिप्स होती हैं इनको आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए उसके बाद क्या है, इसके तुरंत बाद आप अगला पढ़ेंगे क्या, देखो इसके तुरंत बाद जो आपके इंपॉर्टेंट है ये है, बताओ क्या, आवृत्ति बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है सुन लीजिए आप लोग, जो पिछला, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, समझ जाएंगे, जो पिछला आयत चित्र पढ़ा था उस आयत चित्र के शीर्ष के जो स्ट्रिप्स हैं उनके सारे मध्य बिंदुओं को मिला दीजिए। इन सारे मध्य बिंदुओं को मिलाने के बाद, इन सारे मध्य बिंदुओं को मिलाने के बाद जब इनको एक बिंदु द्वारा, लोकस द्वारा, बिंदु आरेख द्वारा जब मिलाते हैं तो जो ग्राफ बनेगा उसको क्या बता, बोलो, आवृत्ति बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स कहते हैं, है ना। इसको ध्यान रखिएगा। इसके लिए करना क्या है, देखो यहां साफ साफ देखो मैंने लिख भी दिया है, इसको अच्छे से पढ़ लेना बाकायदे। देखो क्या है, आयत के बताओ क्या, बोलो, आयत के शिखर पर मध्य बिंदु को इन्हें आपस में मिला दिया था। ध्यान रखे, अभी सब थोड़ा बहुत डिटेल देखिएगा, समझ जाएंगे। मैं पूरा डिटेल हिंदी में दे दिया हूं, आप समझिएगा अच्छे से। चलिए ये देखिए, ये बताइए, अब ये एक कॉमन सेंस की बात है, ये कॉमन सेंस की बात है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किसके लिए बनता है बताओ, डिस्क्रीट सीरीज के लिए या बनता है बताओ कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। तो आपको अच्छी तरह पता है कि अगर ये हिस्टोग्राम से बनेगा तो हिस्टोग्राम बनता है कंटिन्यूअस सीरीज के लिए, लिहाजा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का प्रयोग भी कंटिन्यूअस सीरीज के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये देखिए, ये इस तरह से बनता है। देखो ये आपको अच्छी तरह से मालूम है, ये आपका हिस्टोग्राम था। इस हिस्टोग्राम के जितने, ये देखो यहां एक ग्राफ बार चार्ट है, दिख रहा होगा आप लोगों को, यहां एक बार चार्ट है। देखो यहां बार चार्ट का मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, इन सारे मध्य बिंदुओं को डॉट बिंदु रेखाओं द्वारा मिला देने से जो वक्र बनता है इसको फ्रीक्वेंसी कर्व या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या, देखिए इसके तुरंत बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे ज्यादा आपका आता है ये, इसे कहते हैं बताओ क्या, ओजाइव कर्व, तोरण वक्र, मोर देन, लेस देन, से अधिक से कम। कैसे होता है सुन लीजिए आप। तो पहली बात तो एक पॉइंट यहां भी ध्यान रखें, यहां बताओ क्या, बोलिए, यहां भी बताओ क्या ध्यान रखना है, संचयी आवृत्ति। जब देखो यहां तोरण वक्र का प्रयोग संचयी आवृत्ति के लिए बनता है। संचयी आवृत्ति में आप जानते हैं हर अगली फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हुए चले जाते हैं, है ना। तो ये है बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, पूरी प्रोसेस यहां दिया गया है। यहां देखो दो तरह के पढ़ेंगे, एक होता है मोर देन मेथड, एक होता है बताओ क्या, बोलो, लेस देन मेथड। ये क्या है मैं बता दे रहा हूं आपको। देखो मोर देन में क्या होता है, ऊपरी सीमाओं से आरंभ करते हैं तथा आवृत्तियों को जोड़ते जाते हैं, है ना। और लेस देन में क्या होता है, देखिए इसके बाद आप समझ जाएंगे भी। लेस देन में क्या होता है बताओ, यहां निचली सीमाओं से, या देखो दूसरी रीत के अनुसार हम निचली सीमाओं से आरंभ करते हैं तथा आवृत्तियों को घटाते जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आवृत्तियों को घटाते जाते हैं, है ना। मैं इसको बहुत स्पष्ट बता देता हूं, देखो अच्छे समझा देता हूं आपको, समझ जाएंगे आप। देखिए बहुत सिंपल सी बात, देखिए जैसे ये बताइए, ये लिखा है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, देखो आप समझ जाएंगे कि ये जैसे लिखा हुआ है कि इसका आप ओजाइव कर्व बनाइए।
या इसका बताओ तोरण वक्र बनाइए। तो देखो 10 से 20 में 4 है, 20 से 30 में 6 है, और 30-40 में कितना बताओ। अगर मैं इसका बनाऊं तोरण वक्र, अब अगर मैं इसका बनाऊं तोरण वक्र, बताओ ये क्या है, बताओ ये 0 हुआ, ये बताओ क्या बोलो हो जाएगा, बताओ यहां हो जाएगा, बताओ क्या 10 से 20, थोड़ा इसके बगल में है, 0 बगल में है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे हुआ। अब यहां देखो 10 से 20 है, तो अगर मैं पूछूं आपसे, बताओ क्या 10 से 20 है ना। अब अगर मैं पूछूं आपसे, बताओ क्या, कि मैं पूछूं यहां इसको अगर मैं तोरण वक्र बनाऊंगा, तो एक होता है लेस देन वाला, मतलब क्या हुआ, लेस देन का मतलब हुआ जब हम जो है आवृत्ति से कम चलेंगे। तो देखो 10 से 20 में अगर मैं कहूं 20 से कम, ध्यान सुनिएगा, 20 से कम, तो सारे बच्चे बताएं 20 से कम कहते ही बताओ क्या कहानी बनेगी, बोलिए आप लोग, बोलिए 20 से कम अगर मैं बोलूंगा तो क्या होगा बताइए आप लोग। तो 20 से कम में आप जानते हैं 4 लोग आएंगे, लेकिन दोबारा जब मैं बोलूंगा 30 से कम, बोलिए, तो जब मैं बोलूंगा 30 से कम बेटा, तो 30 से कम में ये भी आएगा और ये भी आएगा, लिहाजा हमारा ये हो जाएगा 4, ये 4 6 कितना बताओ 10। अब ध्यान सुनिए, मैंने कहा 40 से कम, ध्यान सुनिएगा आप लोग, जब मैंने कहा 40 से कम, तो बताइए 40 से कम में बेटा ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो बताइए 10 10 यहां हो गया, बताओ कितना 20। अब आप दिमाग लगाइए, यहां 4 है, यहां बताओ क्या बोलो, यहां बताओ क्या बोलो 10 है, यहां बताओ क्या बोलो 20 है, ऐसे यहां आएगा, यहां आएगा। तो जरा देखो, जब तुमने कहा 10 से कम है, तो इसका मतलब हम कुछ यहां थे, 4 के आसपास थे। फिर आपने कहा 30 से कम है, तो आप बताओ कहां, बोलो लगभग कहां, बताओ 10 के आसपास पहुंच गए थे, 30 से कम यानी यहां पहुंच गए थे, बोलो हाँ। फिर उसके बाद आपने कहा 40 से कम है, तो 40 वाला यहां है, इससे कम लेना है तो 20 पहुंच जाओगे, 20 वाला यहां पहुंच गया, बोलो। अब यहां अगर इसको ऐसे मिलाते जाएंगे तो ये ग्राफ के रूप में है, देखो ऐसे ग्राफ के रूप में है, इसे बोलते हैं बताओ क्या, लेस देन तोरण वक्र। लेकिन अब जरा इसी ग्राफ को देखो, ऐसे कहा जाए, देखो क्या, ध्यान सुनिएगा आप लोग, इसी ग्राफ को ऐसे कहा जाए, बताओ क्या 10 से अधिक, है ना। अब अगर मैं इसी ग्राफ को ऐसे बोलूं, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अगर मैं कहूं 10 से अधिक, देखो ओ सब चला गया, चलो कोई बात नहीं, ये बड़ी समस्या हो जाती है, कोई बात नहीं, चलो और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने क्या कहा, बताओ यहां मैंने कहा 10 से अधिक, तो बेटा जब मैं 10 से अधिक बोलूंगा, तो अब ये बताइए, अभी मैं इन तीनों को ही ले रहा हूं, इसको नहीं ले रहा हूं, देखो मैंने कहा 10 से अधिक, तो बेटा 10 से अधिक में ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। जब मैं 10 से अधिक बोलूंगा तो आप बताओ, इसमें 10 6 16 4 20 यानी यहां 20 आ जाएगा। अब मैंने यहां कहा बताओ 20 से अधिक, ध्यान सुनिएगा, जब मैंने कहा 20 से अधिक, तो बताइए 20 से अधिक में कौन आएगा बताओ, फिर ये हट जाएगा, तो इस 20 में से बताओ क्या 4 निकाल दो, कितना बताओ 16 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ, फिर मैंने कहा बताओ क्या 30 से अधिक, है ना, 30 से अधिक, तो बेटा 30 से अधिक केवल ये वाला आएगा, अर्थात कितना बताओ 16 में 6 निकाल दो, अर्थात 10 आएगा। अब अगर मैं इस ग्राफ को बनाऊंगा, तो अब बताओ कहानी क्या हो, 10 से अधिक, तो यहां बताओ क्या होता है 10, फिर बताओ क्या 20, फिर कितना बताओ 30, फिर कितना बताओ 40। अब देखो 10 से अधिक कितना है बताओ, 10 से अधिक में 20 है, तो ये 20 वाला यहां होगा। तो जब तुमने इसकी बात किया तो पहले यहां था 20, फिर क्या 20 से अधिक 16, तो 20 से अधिक में 16 यानी लगभग कुछ यहां जाएगा, फिर 10 30 से अधिक, इसका मतलब 10 यानी कुछ यहां, तो ये तोरण वक्र तुम्हारा कुछ ऐसे बन जाएगा। तो क्या सीखा, जब कहते हैं से कम तो तोरण वक्र ऐसे बनता है, और जब कहते हैं से अधिक तो ये तोरण वक्र आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये बताओ क्या बोलो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कंफ्यूज मत होना। जब कहें से कम तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब कहें से अधिक अंग्रेजी में मोर देन, तो क्या बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर। इस तरीके से तोरण वक्र आपका बनता है। इज दैट क्लियर? मैं एग्जांपल देता हूं, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। जैसे देखो ये ग्राफ, देखिए क्या लिखा है, ये एक ग्राफ दिया गया, सीधे मैं ग्राफ पे आता हूं। देखो यहां देखो 1 से कम 171, 2 से कम, तो देखो जब से कम है तो हमारा ग्राफ बेटा देखो गौर से, जब हमारा ग्राफ से कम बोल रहे हैं
तो से कम में ग्राफ कैसे जा रहा है, देखो इंक्रीज कर रहा है, से कम में ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। आगे बढ़ जाओ, इसके बाद देखो क्या लिखा है, पढ़िए। इसके बाद हमने देखो यहां लिखवाया, बताओ क्या, 0 से अधिक, 1 से अधिक। अब ये देखो, जब हमने कहा से अधिक में, तो हमारा ग्राफ कैसे है महारथियों, ये देखो, ये डिक्रीजिंग ग्राफ हमारा हो गया है। याद कर लोगे, क्या याद किया, तोरण वक्र में जब कहें से कम तो ग्राफ इंक्रीज करेगा, तोरण वक्र में जब कहें से ज्यादा तो ग्राफ डिक्रीज करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, समझ में आपको आ जाएगा, चिंता मत करिए। आइए देखो, 1 2 4 सवाल हैं। हाँ, और चीजें समझ लो पहले, इसमें कुछ चीजें मैं आपको और बता दूं तब आगे बढ़िएगा। इसी में एक आता है पाई चार्ट, है ना, क्या आता है बताओ, पाई चार्ट, बताओ क्या है, बताओ। हाँ, एक बात मैं और कहना भूल गया, बताना भूल गया आपको, पहले इसको समझ लो, ये इसमें ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, जो ये तुम्हारा तोरण वक्र होता है, इसे परसेंटाइल कर्व भी कहा जाता है। ये एग्जाम में आ चुका सवाल है। इसे शतमक, हाँ, इसे शतमक वक्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ओजाइव कर्व के द्वारा हम परसेंटेज वाले मान को भी दिखा सकते हैं। तो दिमाग में रखे रहना, तोरण वक्र या ओजाइव कर्व या से ज्यादा या से कम को हम शतमक वक्र भी कहते हैं। इसका प्रयोग कहां होता है? तो क्वार्टाइल निकालने में, चतुर्थांश निकालने में, दशमांश निकालने में। एक बात बहुत ध्यान रखो, अगर पूछा जाए तीनों माध्यों में, माध्य में, माध्यिका में, अब बहुलक में, किसमें तोरण वक्र ओजाइव कर्व का प्रयोग होता है? तो याद रखना, मॉड में, मॉड को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुलक, या शुद्ध हिंदी में बोलते हैं भूइष्ठिक। कहो जरा एक बार, तो कहो भूइष्ठिक, है ना, ये है मॉड। चलिए तो बताइए, तोरण वक्र का प्रयोग किस प्रकार के माध्यम में होता है? तो मॉड में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या बताओ, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे पाई चार्ट के बारे में। पाई चार्ट क्या होता है पहले समझ लो, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ ग्राफ देखिए, पाई चार्ट आप जानते हैं कुछ इस तरह से होगा। यहां आपको मालूम है पाई चार्ट का प्रयोग हर उस स्थान पर होता है जहां किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे एक कंपनी में 4 डिपार्टमेंट हों, उन 4 डिपार्टमेंट का परसेंटेज शेयर क्या है, वहां हो सकता है। आपकी जो इनकम आती है, उस इनकम के 4-5 सेक्टर हो सकते हैं। सेक्टर माने त्रिज्यखंड। तो ये जो आपका बनता है, ये है क्या बताओ, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में परसेंटेज के फॉर्म में होता है। और आप जानते हैं जितने ये तुम्हारे पार्ट बनेंगे, ये सबको मिला करके 100% होता है। या दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो क्या होता है बताओ, यहां एक बिंदु के परितः 360 डिग्री का कोण बनता है। लिहाजा ये दोनों आपके बताओ क्या बोलो, पाई चार्ट। पाई चार्ट का प्रयोग कहां होता है? जहां जहां बड़े सिस्टम को कई सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, वहां वहां पाई चार्ट का प्रयोग होता है। कुछ समझ में आया? ये थियोरेटिकल पार्ट है सांख्यिकी का, ये जल्दी कोई नहीं पढ़ाएगा। जिसको देखो जो आएगा तो बस केवल माध्य, माध्यिका, बहुलक यही सब पढ़ाएगा बस केवल, जबकि पीसीएस में इस पे सवाल आते हैं। चलिए आप देखिएगा, मैं भी अब बस अब शुरू कर दूंगा। मेरे ख्याल से आज से ही आपकी 9 बजे मेरी लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। PYQ के लिए बच्चों की डिमांड भी है, ठीक है। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग तो बिल्कुल मान लीजिए मोक्ष प्राप्त कर लिए हैं, आपको तो कोई डिमांड ही नहीं होती है। चाहे जो पढ़ा दीजिए, चाहे जो कर दीजिए, संसार एक माया है। जीवन से एकदम से सब कुछ त्याग दिए हैं, है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई क्वेश्चंस नहीं है, किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं है। संसार लुट गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, भाग गई है ना, दुनिया भर की बातें हैं। इनसे बचिए, थोड़ा आप जुटिए। हमें आश्चर्य होता है कि सांख्यिकी हो गया, अलजेब्रा हो गया, अभी भी हमारे ये जो एक्टिव महारथी हैं, अभी भी 2-3 बच्चों ने बहुत प्रेशर किया है, 2-3 बच्चों ने कमेंट्स काफ़ी लिखे हैं, मैसेज भी किए हैं कि सर आप PYQ शुरू करिए। लेकिन हमारे ये जो महारथी हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया वो भी, जिन्होंने नहीं लिया वो भी, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। संसार एक माया है, चाहे जो कहो, चाहे जो करो, देना हो दो, न देना हो न दो। ये बिल्कुल निर्गुण निराकार हो चुके हैं, ठीक है। एनीवेज चलिए, तो आइए क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं आपने क्या सीखा। चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल ये है,
बताइए, पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, पढ़िए सवाल। ये क्वेश्चंस जल्दी कोई नहीं कराएगा, थ्योरेटिकल है। देखो, भारत में विभिन्न वर्षों में गेहूं उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं। निम्न में से कौन सा चित्र उन आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? विभिन्न वर्षों में, आपको अच्छी तरह मालूम, विभिन्न वर्षों में गेहूं का उत्पादन दिया गया है। तो देखो, ये एक सेगमेंट का पार्टीशन नहीं है, तो पाई चार्ट तो किसी कीमत पे होगा नहीं। तोरण वक्र का प्रयोग होगा नहीं। क्यों? तोरण वक्र का प्रयोग उन स्थानों पे होता है जहां कंटिन्यूअस सीरीज होती है। अब बेटा, कंटिन्यूअस सीरीज में इंटरवल होते हैं, लिहाजा तोरण वक्र नहीं होगा। अब तोरण वक्र बनता किससे बताओ? बोलो किससे बनता है? कंटिन्यूअस सीरीज से। ये नहीं, मैंने रटवाया था अभी आपको, आयत चित्र भी आपका कंटिन्यूअस सीरीज बनता है। तो ये तीनों तो होंगे नहीं। साफ लिखवाया था, रेखा चित्र जो होता है ये डिस्क्रीट सीरीज के लिए होता है। ये ग्राफ हर वर्ष का गेहूं का उत्पादन अलग अलग होगा, लिहाजा इसका सही उत्तर क्या बता? बोलो रेखा चित्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखो क्या लिखा है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 यह अभी लिखवाया था क्वेश्चन, बताइए क्या है, पढ़ डालिए। चलो बताओ, इसका उत्तर बताओ। ये क्या लिखा है? पाई आरेख उपयोगी होता है भिन्न मदों के कुल योग से परसेंटेज ज्ञात करने के लिए। एकदम सही बात है, मैंने पढ़ाया था अभी आपको कि परसेंटेज निकालने में भिन्न मदों के कुल योग से अनुपात को दर्शाने में। यार एक बात बताओ, जैसे देखो, जैसे ये है और ये 25% है, ये 35% है, तो चाहे इसको आप भैया, मैंने कहा ये क्या बताओ फर्स्ट पार्ट है, ये बताओ क्या सेकेंड पार्ट है। अरे यार, जो परसेंटेज है वो अनुपात है, जो अनुपात है वो परसेंटेज है। कैसे? देखो, अगर मैं पूछूं फर्स्ट का और सेकंड का, तो आप चाहे इसको बताए 35% बोले, अनुपाते बताओ क्या 25% बोले, कट जाएगा, यहां 7:5 आएगा। तो चाहे परसेंटेज कहो और चाहे रेशियो कहो। अब बताओ, निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक आउट है, केवल 2 आउट है। ये सी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहां 1 और 2 दोनों आपके सही होंगे। क्यों? क्योंकि पाई आलेख का प्रयोग समग्र में परसेंटेज के डिस्ट्रीब्यूशन या अनुपात के डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में होता है। थैंक यू। आगे देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखिए। ये सवाल नंबर 3 अभी बताया था, बताइए नहीं तो पीटे जाएंगे आप लोग, ध्यान रखिए, है ना। सिविल के बच्चे हैं तो क्या हुआ, हम आपको पीट सकते हैं, समझ लो। चलो, तोरण वक्र का अस्तित्व होता है, कहां होता है बताओ? मोर देन बंटन में, यस यस यस। लेस देन बंटन में, अरे दोनों ऑप्शन सही हैं। फिर सी है दोनों ए और बी में से किसी में भी नहीं, और डी है ए और बी में से किसी में भी। अब ये देखो, दोनों सेंटेंस सेम हो गए हैं, तो किसी, अब यहां में भी नहीं है, यहां भी, इसमें भी नहीं काट दिया, मान लीजिए पहले वाले में। अब बताइए, आप बताइए किस में है। तो आप जानते हैं तोरण वक्र का प्रयोग मोर देन में और लेस देन दोनों में होता है, लिहाजा सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा करेक्शन के साथ, यहां भी नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। किसी बारंबारता बंटन को उसकी संचयी बारंबारता के आधार पर ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करके तोरण वक्र प्राप्त करते हैं। इसे प्राप्त करने हेतु किस प्रकार का वेरिएबल होना चाहिए? रटवा दिया है। तोरण वक्र या संचयी बारंबारता का प्रयोग कभी भी डिस्क्रीट सीरीज के लिए नहीं होता है, यह हमेशा कंटिन्यूअस सीरीज के लिए होता है। इसलिए इसका उत्तर क्या बताओ? बी आएगा, मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्या लिखा, पढ़िए। बिंदु रेखी प्रदर्शन की, अभी बताया था, जैसे देखो क्या अभी कहा था, उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन, क्या कहा था बताओ? गेहूं का उत्पादन विभिन्न वर्षों में। तो जब विभिन्न वर्षों में गेहूं का उत्पादन करेंगे, तो विभिन्न वर्षों का मतलब होता है टाइम से। कहां? उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, चाइना में, कहीं न कहीं। तो ये बताइए, जो ये इसको दिखाने के लिए हमने अभी ग्राफ ऐसे यूज किए थे, बोलो हाँ। तो बिंदु रेखी प्रदर्शन किया जाता है स्थान संबंधी मात्राओं के लिए, एकदम सही है। काल संबंधी मात्राओं के लिए भी एकदम सही है। आवृत्ति वितरण के लिए गलत है, क्योंकि आवृत्ति वितरण कंटिन्यूअस सीरीज का होता है, ये नहीं होगा।
अर्थात इसका उत्तर डी, अर्थात टाइम सीरीज। और नहीं 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 नहीं, अरे ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर। काल मात्राओं तथा आवृत्ति वितरण के लिए, तो अब तो ये बड़ा खतरनाक आंसर हो गया। वैसे देखा जाए तो इसका उत्तर सही अगर पूछा जाए तो यहां काल मात्राओं तथा, ये थोड़ा मिसप्रिंट है हमारे, क्या बताएं आज। देखिए, काल मात्राओं तथा स्थान संबंधी मात्राओं के लिए, दोनों के लिए इसका प्रयोग होता है। तो थोड़ा सा एक आध करेक्शन आज मिल रहा है, क्या बात है। देखो कोई बात नहीं है, इतना देखने के बाद तो कुछ न कुछ कलाकारी हो जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, इसका उत्तर आप लोग दीजिए, क्या लिखा है। चलिए पढ़िए क्या लिखा है। आयत चित्र की मदद से बनाया जा सकता है बारंबारता बहुभुज, अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, बारंबारता वक्र, फ्रीक्वेंसी कर्व। दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी कर्व एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, है ना। अरे यार मैंने साफ पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था। आयत चित्र की मदद से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स और फ्रीक्वेंसी कर्व दोनों सेम है, अर्थात ए भी और बी भी। अर्थात बताओ क्या डी इज द करेक्ट आंसर, दोनों ए तथा क्या बताओ, बोलो बी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे हम लोग। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, ये है, बताइए क्या, पढ़िए क्या लिखा है। बारंबारता बहुभुज आवृत्ति आयत चित्र में खींचा जा सकता है यदि मिलाया जाए। अरे यार रटवाया है, आप बताइए, बिना देखे बोल दीजिएगा फट से। आयत चित्र के मध्य बिंदु, ऊपरी भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बाएं सिरे को आउट है, दाएं सिरे को आउट है, उपर्युक्त में से कोई, बिल्कुल ए इसका 100% सही आंसर है। ये एक छोटी सी क्लास मैंने दी आपको, और अब क्लासेस आज हैं, क्लासेस आपकी चिंता मत करिए। इंग्लिश की क्लास भेज रहा हूं मैं आपको, मैथ्स भेज रहा हूं, और शाम को आपको मैं हिंदी क्लास भेजूंगा, चिंता मत करिएगा। बस इसके बाद हम स्पेस बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, चिंता मत करिए। अब वीडियोस को प्राइवेट करना शुरू करेंगे, और उसके बाद जो है हम जो बच्चे पेड हैं उनको बाकायदे दे रहे हैं वीडियोस को, उनका नाम भी आ गया है, सबको मैं बिल्कुल कर दूंगा। ऐप पर सारे वीडियो जिनका एडमिशन उनका खुला रहेगा, बाकी वीडियोज अब प्राइवेट हो जाया करेंगे। ठीक है, तो छुट्टे रहिए, मिलते हैं शानदार तरीके से। थैंक यू।